हेलो एवरीवन, मैं हूं स्नेहा सिंह। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर दी ऑनलाइन कोचिंग पर। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, यानी कि ह्यूमंस में जो कोऑर्डिनेशन होता है, जो समन्वय होता है, नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र को आज की इस क्लास में हम लोग समझेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन बताया था इस चैप्टर का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में कि ये क्या होता है। ठीक है, जो ह्यूमंस की बॉडी है, साथ ही साथ जो प्लांट्स की बॉडी होती है, वो कैसे कोऑर्डिनेट रहती है, वो कैसे कंट्रोल रहती है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारे शरीर में। ठीक है, स्पेशली ह्यूमंस की बॉडी में। ठीक है, तो सबसे बड़ा रोल होता है इसका, और ये बहुत ही बड़ा तंत्र है और सबसे अलग हम बोल सकते हैं टाइप ऑफ सेल है ये हमारी। ओके, तो शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नर्वस कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन। मनुष्य में जो तंत्रिका समन्वय होता है वो कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इसके लिए हमें क्या जरूरी है कि हमें क्या पढ़ना होगा, नर्वस सिस्टम को पढ़ना पड़ेगा, है ना। अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी में नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है, यानी कि तंत्रिका द्वारा जो समन्वय है वो होता है, तो उसके लिए हमें किसको पढ़ना पड़ेगा, तंत्रिका तंत्र को पढ़ना पड़ेगा, है ना। उसमें हमें देखना पड़ेगा किस तरह से हमारी बॉडी जो है उसमें नर्वस सेल पाई जाती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पेशली न्यूरॉन्स बोलते हैं। ओके, तो हमारी बॉडी में कैसे कंट्रोल होती है, हमारी बॉडी कैसे कंट्रोल रहती है, कैसे उसमें समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन होता है, तो इसका काम कौन करता है, हमारा तंत्रिका तंत्र करता है। अब तंत्रिका तंत्र क्या होता है, किन सेल से मिलकर बनता है, ओके, तो उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले ये बात जान लेते हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस की थी। मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में क्या होती है, कई सारे न्यूरॉन्स होती हैं, है ना। हालांकि इनकी संख्या इतनी भी ज्यादा नहीं होती कि इनमें डिवीजन हो सके, होता है लेकिन लिमिटेड होता है। ओके, तो ये न्यूरॉन सेल जो है वो सीमित संख्या में बनती हैं। ठीक है ना, तो ये नष्ट, अगर ये नष्ट होंगी तो ऐसा नहीं है कि इनका मतलब जो निर्माण है वो लगातार होता ही जाएगा। ओके, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए बोलते हैं कि माइंड सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट जो सेल्स होती हैं वो न्यूरॉन्स ही होती हैं, क्योंकि यही पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखती हैं। ठीक है, और इनके द्वारा ही क्या है, कोऑर्डिनेशन होता है हमारी बॉडी में, ह्यूमंस की बॉडी में। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा नर्वस सिस्टम के बारे में। तंत्रिका तंत्र के बारे में, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। ठीक है, काफी सारे पार्ट्स होते हैं इसमें नर्वस सिस्टम में। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो सेल होती है नर्वस सिस्टम में, सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर सेल होती है वो होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन, ठीक है, क्या होती है, न्यूरॉन होती है। ये एक इंपॉर्टेंट वो सेल है, वो कोशिका है जो कि श्रृंखला से बना लेती है और पूरी तरीके से तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। ठीक है, अब हम ये थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि हमारी बॉडी में तंत्रिका तंत्र जो है वो काम कैसे करता है, कैसे जो है इसका काम होता है, कैसे ये कार्य करती है। तो देखो, हमारी बॉडी में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। हम बोलते हैं ह्यूमंस की बॉडी जो है सबसे स्पेशल है। ठीक है, बहुत ही निखार करके जो है ह्यूमंस को बनाया गया है। तो हमारी बॉडी में कई तरह की क्रियाएं होती हैं, कई सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, साथ ही साथ हमें दिमाग होता है, साथ ही साथ हम काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, जिसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो काफ़ी सारी क्रियाएं जो हैं हम अपने पूरे दैनिक जो है जीवन में करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में कायिक और व्यवहारिक और शारीरिक, ये तीनों ही क्रियाएं जो हैं कौन करवाता है, हमारा मस्तिष्क करवाता है। सॉरी, मस्तिष्क नहीं, तीनों ही क्रियाएं कौन करवाता है, हमारे तंत्रिका तंत्र करवाता है। ठीक है, इन तीनों ही क्रियाओं का जो कंट्रोल है वो कौन करके रखता है, जो कोऑर्डिनेशन है वो कौन करके रखता है, हमारा तंत्रिका तंत्र यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम करके रखता है। ठीक है, कायिक क्रियाएं, हाथ पैर हिलाना, ठीक है, ये सब चीजें, बोलना, व्यवहारिक क्रियाएं, ठीक है, हंसना, मुस्कुराना, रोना, ठीक है, सोचना, ये सारी क्रियाएं व्यवहारिक, जो हमारा व्यवहार है। शारीरिक, हमारे आंतरिक हम क्रियाओं के बारे में बात करते हैं, जैसे हृदय का धड़कना,
ठीक है। और जैसे हम बोल सकते हैं अमाशय में पाचन, तो कैसे ये सारी क्रियाएं हो रही हैं, ये तो हमारे कंट्रोल से बाहर है। क्या हम ऐसा होता है क्या कि हमने आज सोच लिया कि ठीक है हमारा जो पेट है वो HCl को रिलीज नहीं करेगा, ठीक है, ये होता है क्या? नहीं होता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारी बॉडी जो है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही कंट्रोल रहती है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कायिक क्रियाओं की बात कर लें, ठीक है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे हम शारीरिक क्रियाओं की बात कर लें, है ना। हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि हमने कोई खाना खाया और हम बोलेंगे वो पचे ही ना, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। अगर हमने खाना खाया है तो वो डाइजेस्ट जरूर होगा, ठीक है ना। अगर हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया है तो वो हमारे हर एक सेल तक जाएगी ही जाएगी। क्या हम रोक सकते हैं कि ऑक्सीजन मैंने ग्रहण की और मैं चाहती हूँ कि वो प्रत्येक सेल तक ना पहुंचे? तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। कायिक क्रियाएं क्या है? मैं अपना हाथ ऐसे ना उठाऊं, मेरी मर्जी, नहीं उठा सकती, उठाना चाहूँ तो उठा सकती हूँ। तो ये मतलब क्या है, ये सारी जो चीजें हैं वो तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आती हैं, यही सारी चीजों को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। हमारी बॉडी में जो हमारी न्यूरॉन सेल होती हैं, ये क्या बनाती हैं? श्रृंखला बना लेती हैं। श्रृंखला यानी कि चेन बनाती है, और चेन बना करके एक न्यूरॉन, फिर दूसरी न्यूरॉन, फिर तीसरी न्यूरॉन, इस तरह से पूरा तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है, ओके। और जो भी सिग्नल जो हमारी बॉडी से माइंड तक पहुंचाया जाता है या फिर माइंड से बॉडी के हर एक ऑर्गन तक पहुंचाया जाता है, जहां भी कोई हम बोल सकते हैं जहां से हमें उद्दीपन प्राप्त होता है, अभी इस पूरे प्रोसेस को हम जानेंगे, ठीक है। तो उस पूरे प्रोसेस में जो है एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन, दूसरी से तीसरी न्यूरॉन, ऐसे काफी सारी न्यूरॉन सेल्स होती हैं। तो गिन तो सकते नहीं है कि न्यूरॉन सेल कितनी होती हैं। मान लो कि हम पैर की बात करें तो पैर में कोई चोट लगी है तो वहां से जो सिग्नल है हमारे माइंड तक पहुंचाने के लिए कितनी सारी न्यूरॉन सेल्स होंगी ना, वो पूरी चेन बना करके रखेंगी। तो ये जो भी सिग्नल वगैरह होते हैं वो हमारे जाते हैं विद्युत स्पंदन के द्वारा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पल्सेस के द्वारा, ओके। अब आप बोलोगे कि हमारी बॉडी में करंट आता है क्या? जी नहीं। देखो, जो हमारी न्यूरॉन्स होती हैं, एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन तक जो भी सिग्नल जाता है, जो भी सिग्नल पास होता है, वो एक्चुअली किसके फॉर्म में होता है? वो हमारी विद्युत स्पंदन के फॉर्म में होता है, यानी कि वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। लेकिन जब हमारे न्यूरॉन के जो एंड की बात हम करते हैं, तो जब वो अंत स्थल पर आता है, यानी कि न्यूरॉन्स की कोशिकाओं के बिल्कुल छोर पर आ जाता है, तो वो चेंज हो जाता है हमारे केमिकल इंपल्शन में, ठीक है, केमिकल इंपल्शन या फिर पल्सेस में, यानी कि रासायनिक स्पंदन में, यानी कि रासायनिक आवेग में, ठीक है, आवेग में। तो दो तरह के जो है हमारे पासेस जो है होती हैं, ठीक है। जो हमारा कोई भी सिग्नल वगैरह होता है, कोई भी हम बोल सकते हैं संदेश जो होता है, जो भी संदेश होता है वो हमारा किसके फॉर्म में जाता है? दो तरह से जा सकता है, एक तो केमिकल और दूसरा इलेक्ट्रिकल, दोनों फॉर्म में जाता है। जब एक न्यूरॉन सेल से दूसरे न्यूरॉन सेल की हम बात करते हैं तो उन दोनों के अंदर इलेक्ट्रिकल पल्सेस होती हैं, और उससे बाहर जब वो एक न्यूरॉन सेल से और दूसरी न्यूरॉन सेल के बीच का जो खाली स्थान होता है, वहां पर हमारा केमिकल आवेग आ जाता है। सपोज करो कि ये एक न्यूरॉन सेल है और एक ये न्यूरॉन सेल है। मैंने अभी क्या बताया? ये तार में और इस तार में, देखो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक वायर में ही फ्लो हो सकती है, एक तार में ही, एक तार चाहिए उसको, है ना। करंट होगा वो क्या है? एक तार में तो प्रवाहित होगा ना। अगर तार नहीं होगा, मान लो यहाँ से तार जो है वो टूटा हुआ है, तो क्या जो है इसमें जो करंट है वो जा सकेगा? नहीं जा सकता, है ना। तो ये जो खाली जगह होती है, यहाँ पर कौन सा हमारा होता है? केमिकल होता है, जो कि सिग्नल को इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन तक पहुंचा देगा। तो न्यूरॉन के अंदर तो हमारे इलेक्ट्रिकल पल्सेस ही हैं, ठीक है। वो सिग्नल को इलेक्ट्रिक के मतलब विद्युत के फॉर्म में है वो, लेकिन जब वो यहाँ पर खाली स्थान पर आ जानी है तो वहां पर जो भी सिग्नल होगा, जो भी हम बोल सकते हैं संदेश होगा, वो केमिकल फॉर्म में चेंज हो जाएगा, केमिकल में चेंज हो जाएगा, और फिर केमिकल से चेंज होकर जब वो दूसरी न्यूरॉन सेल में जाएगा तो फिर से चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रिक में, ठीक है ना। इस चीज को भी हम और डिटेल में जानेंगे। अब यहाँ पर मैं जो लिखवा रही हूँ उस चीज को अच्छे से नोट करना, ठीक है। सबसे पहली चीज, शुरुआत इसकी कहाँ पे हुई थी? यानी कि हम बोल सकते हैं कि न्यूरॉन या फिर तंत्रिका तंत्र जो है, इसका सबसे पहले विकास जो है हाइड्रा में हुआ था। हाइड्रा आप जानते हो एक कोश की जीव होता है, लेकिन उस हाइड्रा में जो हम तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं वो इतना ज्यादा हम बोल सकते हैं एक्सपेंड नहीं था, इतना ज्यादा वो विकसित नहीं था जैसे की बात करते हैं, ठीक है। वो यूनिसेलर है, याद रखिएगा। अब जो है शुरुआत इसकी किसमें देखी गई थी? हाइड्रा में देखी गई थी,
ओके, और हाइड्रा में यहाँ पर लिख देती हूँ ब्रैकेट में, ये कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, याद रखना इसको, ठीक है। दूसरी चीज, विद्युत स्पंदन के रूप में जो है संदेश का प्रभाव होता है। ओके, जो संदेश होता है, जो भी स्टिमुल्स होते हैं, वो एक स्थान से या फिर एक स्थान से हम बोल सकते हैं, या फिर एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में, या फिर एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन सेल में किसकी फॉर्म में होती हैं, वो विद्युत स्पंदन यानी कि इलेक्ट्रिकल पल्सेस की फॉर्म में होती हैं। ओके, ये संदेश लेकर कौन जाता है, तो ये हमारे लेकर जाती है तंत्रिका कोशिका, ठीक है, या कोशिका, या फिर इनको हम बोलते हैं नर्व्स या न्यूरॉन, ठीक है। याद रखिए, ये जो न्यूरॉन है वो हमारी एक सिंगल यूनिट है, एक इकाई है, ठीक है, क्या है, इकाई है, यानी कि सब मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करती है। ओके, इसके बाद जो तंत्रिका तंत्र है, इसका जो केंद्रीय भाग है, इसका जो सेंटर है, यानी कि ये सारी चीजें जो हैं किसके पास जाके खत्म होती हैं, ये हमारे माइंड के पास, ठीक है, ब्रेन के पास, ठीक है। तो केंद्रीय भाग जो होता है हमारे तंत्रिका तंत्र का, केंद्रीय भाग वो क्या होता है, ब्रेन होता है, ब्रेन, ठीक है, मस्तिष्क, उसी के पास जो है ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, जो भी लेकर जाते हैं हमारी तंत्रिका कोशिकाएं, वो इनका जो भी केंद्रीय भाग होता है वो ब्रेन होता है, ठीक है। तो ब्रेन के पास ये लेकर जाते हैं, और ब्रेन से ही जो भी वो रिएक्ट करते हैं, जो भी उनका रिएक्शन होता है, वो कहाँ जाता है, एक सेंस ऑर्गन के पास जाता है, ठीक है। तो ये मस्तिष्क हो गया। अब मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ कि जो भी हमारा नर्वस कोऑर्डिनेशन है उसके दो हिस्से हो सकते हैं, ठीक है। दो हिस्से कैसे, यानी कि इसके दो स्तर हो सकते हैं। पहली चीज, जितनी भी हमारी आंतरिक क्रियाएं होती हैं, आंतरिक क्रियाएं होती हैं, जो भी हमारी इंटरनल फंक्शन होते हैं, ठीक है, आंतरिक क्रियाएं, जैसे कि हम बोल सकते हैं हृदय का धड़कना और फेफड़ों का O2 ग्रहण करना, ठीक है, और भी चीजें, जैसे ग्रहण भी करता है, वो क्या करता है, CO2 को बाहर भी निकालता है, तो ये सारी चीजें समझ लो इसमें, ठीक है। अवशोषण हो गया, ओके, आहार नाल में पाचन हो गया, आहार नाल में पाचन, और वृक्कों द्वारा रुधिर को साफ करना। इनमें सभी अंगों में सामंजस्य बनाता है, ठीक है। जितनी भी आंतरिक क्रिया होती है, इन सब चीजें, इन सभी अंगों में क्या बनाता है, सामंजस्य बनाता है, उनमें कोऑर्डिनेशन का काम करता है। आई बात समझ में, सबको एक दूसरे से जोड़ता है। एक क्रिया, जो अंग होते हैं, देखो सारी क्रियाओं में, इन समय देखो हृदय का धड़कना, तो इसमें क्या क्या चीज आ रही है, हृदय भी आ रहा है, पंप कर रहा है उसको, तो सारी वेसल्स आ रही हैं, ओके। तो हृदय का धड़कना, फेफड़ों का O2 ग्रहण करना, तो फेफड़ी है, ऑक्सीजन को ग्रहण करती है, तो हमारी ब्लड वेसल्स इसमें भी यूज होंगी, और भी सारे अंग, ठीक है। अवशोषण, आहार नाल के द्वारा जो पाचन होता है, उसमें देखो आहार नाल के अंदर क्या होती है, आहार नाल में हमारा आमाशय आता है, ठीक है, छोटी आंत आती है, बड़ी आंत आती है, काफी सारे ऑर्गन्स आते हैं। रुधिर का साफ करना, वृक्क यानी कि जो हमारी किडनी होती है वो भी क्या करती है, वृक्क रुधिर को साफ करती है। तो ये सभी में जो अंग होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो इन्हीं कनेक्शन को बनाए रखने का काम कौन करता है, हमारा मस्तिष्क करता है, या फिर हम बोल सकते हैं तंत्रिका तंत्र करता है, क्योंकि वही जो है ये सब चीजें करवाता है, ठीक है। तो ये सारी क्रियाएं, जो आंतरिक क्रियाएं हैं, वो कौन करवाता है, हमारा तंत्रिका तंत्र करवाता है। इसके बाद बाहरी उद्दीपनों को ग्रहण कर उचित अनुक्रिया करता है, ओके। उचित अनुक्रिया करता है, अनुक्रिया का मतलब क्या है, उसमें
अनुक्रिया का मतलब क्या है, रिएक्शन करता है, रिएक्ट करता है। जैसे बाहर से कोई भी उद्दीपन यानी कि बाहर से हमें कोई भी सिग्नल मिला, ठीक है, तो उसके बाद जो भी हम अनुक्रिया करते हैं, जैसे मान लो कि मुझे कोई चोट लगी, ठीक है, मैंने उसमें रिएक्ट किया, या तो कैसे पता चला कि मेरे हाथ में चोट लगी, वहां पर क्या हुआ, उद्दीपन हुआ। उद्दीपन के द्वारा जो भी हमारी न्यूरॉन सेल्स थी, तो जो भी हमारी न्यूरॉन्स थी, उन्होंने सिग्नल को कहाँ पहुंचाया, हमारे माइंड तक। माइंड ने क्या किया, अनुक्रिया की, उसने बताया कि हमें कैसे रिएक्ट करना है, तो फिर मैंने क्या किया, उस पर रिएक्ट किया। ओके, तो ये चीजें क्या होती हैं कि हमारे बाहर जो भी उद्दीपन हो रहे हैं उनको कौन बताता है, वो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं करती हैं, यानी कि न्यूरॉन्स करती हैं। ओके, और न्यूरॉन से क्या करेंगे, उस सिग्नल को कहाँ तक लेकर जाएंगी, माइंड तक लेकर जाएंगे। तो ये काम भी करती हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ काम है तंत्रिका तंत्र के। ओके, अब हम समझते हैं इसकी इकाई के बारे में, यानी कि न्यूरॉन के बारे में, उसकी संरचना क्या होती है, ठीक है। ये संरचना होती है हमारी किसकी, ये संरचना होती है हमारी तंत्रिका कोशिका की, यानी कि न्यूरॉन की। ये है न्यूरॉन पूरा, ठीक है। अब इसमें हम सबकी मैं यहाँ पर सबके नाम बताऊंगी कि कौन सी चीज क्या है और किसका क्या फंक्शन होता है, ठीक है, कौन क्या काम करता है। ओके, अब यहाँ पर ये जो गोल वाला पार्ट है, ये थोड़ा बहुत जो सराउंडेड पार्ट है, इसको हम बोलते हैं कोशिका काय। इतने पार्ट को हम बोलते हैं कोशिका काय। ओके, सेल बॉडी या फिर साइटोन, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, साइटोन बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं एक्सोन। ओके, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज बनाना भूल गई हूं, ठीक है, चलो बना देते हैं। ठीक है, अब इस लंबे पार्ट को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं तंत्रिकाक्ष, इसे हम बोलते हैं तंत्रिकाक्ष या फिर एक्सोन बोलते हैं। इस नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब्स, यानी कि सिनेप्टिक घुंटियां, सिनेप्टिक घुंटियां। सिनेप्टिक नॉब्स। ओके, अब ये जो राउंड बॉल्स हैं, जो कि आधे है ना, ऐसा लग रहा है कि कोई गोल हिस्सा है जो कि कटा हुआ है। इस गोल हिस्से को अगर मैं आधा काट दूंगी तो वो कुछ इस तरह से तो दिखेगा ही ना, इसी तरीके से तो दिखेगा। और ऐसी संरचनाएं है, ये इस साइड भी है और इस साइड भी है। तो इनको हम बोलते हैं माइलिन शीथ, जो कि वसा के और प्रोटीन से निर्मित होती हैं। तो इनको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। ओके, माइलिन शीथ का फंक्शन क्या होता है ये भी मैं अभी बताऊंगी, ठीक है। ये जो बीच वाला पार्ट है इसको एक्सोन बोलते हैं, ये जो लंबा वाला पार्ट है ये सिनेप्टिक घुंटियां होती हैं। अब इसमें ये देखो, ये हमारे होते हैं वृक्षिका, इसको हम बोलते हैं वृक्षिका। ये जो हमारे बोल सकते हैं प्रवर्ध के द्वारा निकले हुए, जैसे प्रवर्ध जैसे ये जो निकले हुए हैं, इनको हम वृक्षिका या फिर इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, वृक्षिका या फिर डेंड्राइट। ओके, तो ये इसके क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। सेंटर में हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। तो ये क्या है, न्यूक्लियस है, केंद्रक।
ओके, तो इतने सारे जो है पार्ट्स होते हैं हमारे न्यूरॉन के। अब सबके मैं फंक्शन बताती हूँ, सबका क्या काम होता है। देखो ये हमारा जो है सेंटर पार्ट होता है, ये हमारा केंद्रीय भाग होता है, कोशिकाएं, पूरी बॉडी है ये। इस कोशिकाएं में डेंड्राइट्स कई सारे प्रवर्त निकले रहते हैं जो कि क्या करते हैं, किसी भी सिग्नल को या फिर हम बोल सकते हैं कोई भी जो हम बोल सकते हैं जो भी संदेश आता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टिम्यूल्स, जिसे हम लोग स्टिम्यूल्स बोलते हैं, इन स्टिम्यूल्स या फिर संदेश को ग्रहण करने का काम कौन करता है, डेंड्राइट्स करते हैं। तो इन्हीं डेंड्राइट के अंदर ही जो भी संदेश होता है वो सबसे पहले डेंड्राइट्स के थ्रू ही जो है एंटर करता है हमारी कोशिकाएं में। कोशिकाएं में पहुंचने के बाद वो ये हमारे न्यूक्लियस में आता है, न्यूक्लियस से होता हुआ ये कहाँ जाता है, एक्सोन में जाता है। और एक्सोन में ये जो माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ का फंक्शन क्या होता है, जो कि हमारे किससे, जो कि हमारी फैट प्लस प्रोटीन से बनी होती है, फैट प्लस प्रोटीन यानी कि वसा और प्रोटीन से निर्मित होती है। ये माइलिन शीथ क्या करती हैं, जो भी सिग्नल हमारे न्यूरॉन में प्रवेश करता है, न्यूरॉन में एंट्री करता है, माइलिन शीथ उसको गति प्रदान करते हैं, यानी कि गति और तेजी से वो क्या है प्रभावित, और तेजी से वो क्या हो, प्रभावित हो। इसके लिए ये माइलिन शीथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या करता है, जो भी सिग्नल हमारे न्यूरॉन के अंदर एंट्री करता है उसको गति प्रदान करता है, उसको और ज्यादा तेजी से उसको प्रभावित होने के लिए उसे गति देता है। ठीक है, और अगर माइलिन शीथ नहीं होगा तो वो जो सिग्नल है वो स्लो हो सकता है। तो इसका एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि मान लीजिए कि मेरे पैर में चोट लगी, ठीक है, खून आ गया, उसके बाद कई टाइम बाद हमें तुरंत पता नहीं चला कि मुझे कोई चोट लगी है, मुझे चोट लगने के 1 या 2 मिनट बाद पता चला। ठीक है, तो ये किसी कारण से हो सकता है माइलिन शीथ नष्ट हो गया हो, टूट गया हो, जिसके कारण से जो सिग्नल था वो स्लोली जो है माइंड तक पहुंचा। ओके, ये मतलब होता है। तो ये इसको गति प्रदान करता है। इसी कारण से जो भी हम बोल सकते हैं स्टिम्यूल्स होते हैं, जो भी उद्दीपन के द्वारा जो भी संदेश होता है वो हमारी तेजी से हमारे मस्तिष्क में जाता है, और मस्तिष्क से जो भी मैसेज होता है वो तेजी से जाकर के जो भी हम बोल सकते हैं ग्राही अंग होता है, या फिर हम बोल सकते हैं जो संवेदी अंग होता है, वहां तक पहुंच जाता है। ओके, आई बात समझ में। अब यहाँ पर देखो कुछ अंकों की मैं यहाँ पर बात करूंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले ग्राही अंग की। ग्राही अंग, ग्राही अंग जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिसेप्टर ऑर्गन। इसको मैं रिसेप्टर ऑर्गन भी बोल सकती हूँ, या फिर मैं इसको बोल सकती हूँ संवेदी अंग। संवेदी अंग, संवेदी अंग। ओके, रिसेप्टर ऑर्गन्स या फिर संवेदी अंग वो अंग होते हैं जो कि संवेदना को या फिर किसी भी संदेश को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। उसको ही हम ग्राही अंग या फिर रिसेप्टर ऑर्गन्स बोलते हैं, या फिर रिसेप्टर्स भी आप बोल सकते हो। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, यानी कि सेंस ऑर्गन, वही तो हमारी क्या होती हैं, वही तो हमारी ग्राही अंग होती हैं। क्योंकि हमें किसी भी चीज का पता, किसी भी चीज को सेंस करने की क्षमता जो है हमारे 5 अंगों में है। ठीक है, वो अंग कौन कौन से हैं, हमारे आईज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये 5 सेंस ऑर्गन है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसके द्वारा हमें किसी भी संदेश को महसूस करने, कोई भी चीज हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको सेंस कर सकते हैं थ्रू आवर सेंस ऑर्गन। ठीक है, आई बात समझ में। और इन्हीं को तो ग्राही अंग बोलते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को यही ग्रहण करती हैं, किसी भी स्टिम्यूल्स को यही तो सबसे पहले रिसेप्ट करती हैं। ओके, तो इसीलिए हम लोग इनको रिसेप्टर्स बोलते हैं। ओके, तो ये ग्राही अंग का मतलब हो गया, ये 5 ऑर्गन्स ही जो हैं, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी ग्राही अंग की तरह काम करती हैं। ग्राही अंग का मतलब होता है किसी भी संदेश को ग्रहण करना, फिर उस ग्रहण किए संदेश को हमारी तंत्रिका कोशिकाओं तक पहुंचाना। तंत्रिका कोशिकाएं क्या करती हैं, उसको मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। ओके, ये बात समझ। मान लो कि किसी ने हाथ को टच किया, कैसे पता चला हमें कि किसी ने हमें टच किया? आपने एक चीज सुनी है कि कोई बोलते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर लकवा मार जाता है तो क्या होता है, उसका कोई भी शरीर का जो भाग, कोई उसके शरीर का वो भाग जो है क्या हो जाता है, सुन्न हो जाता है ना, सुन्न हो जाता है। इसका मतलब वो काम करना बंद कर देता है। आप उसको छुओ, ठीक है, आप उसको दबाओ तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है कि वहां के न्यूरॉन सेल्स क्या है, वर्क करना ही
उन्होंने खत्म कर दिया, वर्क करना रोक दिया है। किसी अंग का शून्य हो जाना का मतलब है वहां पर न्यूरॉन सेल जो है वो काम नहीं कर रही है, उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। आई बात समझ में? तो यही हमारे होते हैं सेंस ऑर्गन्स ही, और यही हमारे रिसेप्टर्स होते हैं। ओके, अब इसका फंक्शन क्या है इसको हम समझते हैं हमारे 3 टाइप्स की जो न्यूरॉन्स होती हैं उसके द्वारा। ठीक है, 3 तरह की तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं उनको समझेंगे और इसके द्वारा हमें इसकी क्रियाविधि भी समझ में आ जाएगी ये कैसे काम करती है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन देखो 3 तरह की होती है ये। सबसे पहले हम बात करते हैं संवेदी तंत्रिका कोशिका के बारे में। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन्स वो होती हैं जो कि किसी भी संवेदना को, किसी मैसेज को, या फिर हम बोल सकते हैं किसी भी स्टिम्यूल्स को क्या करती हैं, संवेदी अंग से ग्रहण करती हैं और उसे ग्रहण करके कहाँ ले जाती हैं, केंद्रीय भाग मस्तिष्क तक लेकर जाती हैं। ओके, यानी कि ये संवेदना को, संवेदना या फिर हम बोल सकते हैं स्टिम्यूल्स को कहाँ लेकर जाती हैं, ब्रेन यानी मस्तिष्क तक लेकर जाती हैं। ओके, दिमाग तक लेकर जाती हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, संवेदी तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। ये वो काम करती हैं। ठीक है, किसी भी स्टिमुलस या फिर किसी मैसेज को या फिर किसी उद्दीपन को कहाँ लेकर जाएंगी, ये ब्रेन तक लेकर जाएंगी। ओके, ये इसका काम होता है। इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं क्योंकि हमें दूसरी और तीसरी भी इसी में लिखनी है। ठीक है, संवेदना को कहाँ लेकर जाती हैं, मस्तिष्क तक, ब्रेन तक। ठीक है, अब दूसरी हमारी टाइप आती है प्रेरक या चालक तंत्रिका कोशिका, या जिसे हम लोग मोटर न्यूरॉन भी बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन। ओके, मोटर न्यूरॉन कौन होती हैं, जो कि ब्रेन से जो भी रिस्पॉन्स होगा, यानी कि जो भी अनुक्रिया ब्रेन बताएगा, वो भी जो भी अनुक्रिया करेगा, जो भी रिस्पॉन्स करेगा हमारा ब्रेन, उस रिस्पॉन्स को या फिर उस मैसेज को हमारे संवेदी अंग तक, यहाँ जहाँ से उद्दीपन को हमने प्राप्त किया था, जहाँ से संवेदना को हमने प्राप्त किया था, या फिर जिस ग्राही अंग से हमें पता चला था कि यहाँ पर उद्दीपन हो रहा है, तो उस स्थान तक ले जाने का काम कौन करता है, चालक तंत्रिका कोशिका करती है। यानी कि ये रिस्पॉन्स देती है। मान लीजिए हमें कोई चोट लगी, उस चोट के बारे में हमें कब पता चला, जब ग्राही अंग में, यानी कि देखो जितनी भी हमारे सेंस ऑर्गन होंगे, हमारी स्किन क्या है, सेंस ऑर्गन है, वहाँ की जो पेशियां होंगी, वहीं पर जो भी उद्दीपन होंगे, तो वहां पर प्रेजेंट जो हमारी संवेदी तंत्रिका कोशिका होती हैं, वो संवेदना को ग्रहण करती हैं और ग्रहण करके कहाँ लेकर जाती हैं, माइंड तक। ठीक है, ब्रेन तक लेकर जाएंगी। वो ब्रेन क्या करेगा, उस पर अनुक्रिया करेगा, रिस्पॉन्स देगा, और उस रिस्पॉन्स को जो हमारी प्रेरक या चालक कोशिकाएं होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, ये उस पर क्या करती हैं, ये उसको लेकर आती हैं, उस मैसेज को, और कहाँ तक लेकर आती हैं, उसी ग्राही अंग से जहाँ से संवेदना को हमने ग्रहण किया था। ठीक है, तो इसीलिए इनको प्रेरक या फिर चालक कोशिकाएं बोलते हैं, क्योंकि ये क्या कर रही हैं, रिस्पॉन्स दे रही हैं। तो जब हमें चोट लगेगी तो चोट को माइंड तक ले जाने, यानी कि उस चोट के बारे में जो भी मैसेज मिला है, जो भी संवेदना हमें उत्पन्न हुई है वहां पर, तो संवेदना को माइंड तक ले जाने का काम ये करेगा। वहां से कोई भी रिस्पॉन्स अगर वो दे रही है, माइंड हमारा दे रहा है, तो उसको प्रेरक तंत्रिका कोशिका जो होती है वो उस ग्राही अंग तक लेकर जाती है। तो फिर हमें पता चलता है कि हमें क्या है, चोट लगी है, ये मतलब होता है। ठीक है, तो ये मोटर न्यूरॉन का काम होता है। मोटर न्यूरॉन्स क्या करती हैं, मस्तिष्क से, देखो संवेदी अंग से, सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया, आई एम सॉरी, ग्राही अंग से, रिसेप्टर से, ग्राही अंग से मस्तिष्क किसको लेकर जाती है, संवेदना को लेकर जाएगी, और मस्तिष्क से ग्राही अंग तक, या फिर हम बोल सकते हैं संवेदी अंग तक, संवेदी अंग तक किसको लेकर जाएगी, रिस्पॉन्स को।
यानी कि अनुक्रिया को, यानी कि हम क्या अब क्रिया करेंगे उस पर, ठीक है। उस अनुक्रिया को मस्तिष्क से संवेदी अंग तक ले जाने का काम कौन करता है? हमारा प्रेरक या फिर चालक कोशिकाएं होती हैं। अब तीसरी हमारी टाइप है, देखो इंपॉर्टेंट तो ये दोनों ही होती हैं। तीसरी हमारी कोशिकाएं होती है जिसको हम सहचर कोशिकाएं बोलते हैं, सहचर तंत्रिका कोशिकाएं बोलते हैं, जो कि इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करती हैं। ओके, इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती हैं। सहचर्य तंत्रिका कोशिका, जिनको हम बोलते हैं इंटर न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन। ओके, इंटर न्यूरॉन ये किसको जोड़ने का काम करते हैं? संवेदी तथा प्रेरक तंत्रिका कोशिका के मध्य, ठीक है, ये जो है होती है। ओके, अब देखो यहाँ पर डेंड्राइट्स के द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन जो है अंदर आई, यहां से फिर हमारी जाती है कहां पर? तंत्रिकाक्ष में। तो तंत्रिका या फिर एक्सोन के द्वारा ये जो है हमारे नीचे आती है। नीचे हमारे होते हैं सिनेप्टिक घुंटियां। अब सिनेप्टिक घुंटियां क्या होती हैं? ये हमारे एंड होती हैं किसकी? न्यूरॉन की। अब ये न्यूरॉन की एंड यहाँ पर जो होती हैं, यहाँ पर ये किससे जुड़ी होती है? यहाँ पर देखो सिनेप्टिक घुंटियां जो दिख रही है, मैंने अभी आपको क्या बताया कि न्यूरॉन सेल जो होती है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से जुड़ी रहेगी, दूसरी तीसरे से जुड़ी रहेगी। तो इस तरह से एक श्रृंखला बनाती है। तो एक न्यूरॉन जो है वो न्यूरॉन जो होती है वो एक दूसरे से जुड़ी रहती है। कैसे जुड़ी रहती है? अब ये जो सिनेप्टिक घुंटियां हैं इस तरह का, देखो यहाँ पर देखना, ये जो सिनेप्टिक इस तरह से जो घुंटियां बनी हुई हैं, ये जो घुंटियां बनी रही हैं, ये किसी दूसरी न्यूरॉन से कनेक्ट होंगी। अब दूसरी न्यूरॉन क्या होगी? इस तरह से मान लो दूसरी न्यूरॉन का इस तरह से जो है उनका जो ऊपरी जो डेंड्राइट्स है वो इस तरह से प्रेजेंट होंगी, इस प्रकार से, है ना, इस तरह से जो है प्रेजेंट रहेंगी वो। इस तरह से जो है प्रेजेंट रहेंगी। तो यहाँ पर देखो आप क्या देखने को मिल रहा है, जैसे ये इस तरह से जो प्रेजेंट है, ये घुंटियां भी उसी तरीके से एक में इस तरह से आ जाती हैं, ऐसे आ जाती हैं, ऐसे आ जाती हैं, ऐसे आ जाती हैं। ओके, तो एक न्यूरॉन की जो सिनेप्टिक घुंटियां होती हैं वो दूसरी न्यूरॉन की डेंड्राइट से इस तरह से कनेक्ट हो जाती हैं और क्या बनाती हैं? साइनेप बनाती हैं, साइनेप, जिनको हम बोलते हैं संगम स्थल। संगम स्थल, संगम स्थल का मतलब है कि एक न्यूरॉन दूसरी न्यूरॉन से जुड़ रही है, यानी कि वो संगम स्थल है जहां से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन में क्या भेज रही है? संदेश को प्रवाहित कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से संदेश का प्रभाव होता है। तो एक न्यूरॉन की जो घुंटियां होती हैं वो दूसरी न्यूरॉन की डेंड्राइट यानी वृक्षिका में प्रवेश करके सिग्नल को पास आउट करती हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि एक न्यूरॉन से जब दूसरी न्यूरॉन में सिग्नल जाएगा तो वो पहले तो न्यूरॉन के अंदर सिग्नल किस फॉर्म में होगा? विद्युत स्पंदन के फॉर्म में होगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल पल्सेस के फॉर्म में होगा। और जब वो घुंटी, यहाँ पर जो संगम स्थल है, यहाँ पर वो केमिकल में चेंज हो जाएगा, केमिकल पल्सेस में, यानी रासायनिक जो आवेग होगा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद जब वो दूसरी न्यूरॉन में प्रेजेंट होगा, दूसरी न्यूरॉन में जब वो एंट्री लेगा तो तब वो फिर से विद्युत स्पंदन यानी कि इलेक्ट्रिकल पल्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फंक्शन होता है हमारी बॉडी में। ओके, होपफुली कि आपको ये जो चीज़ है समझ में आई होगी। तो ये था हमारा न्यूरॉन के बारे में, यानी नर्वस सिस्टम के बारे में, तंत्रिका तंत्र के बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, यानी मस्तिष्क की संरचना को पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।